Hello everyone, I am मुकेश रामानी फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज करौली मैकेनिकल डिपार्टमेंट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके सब्जेक्ट हाइड्रोलिक मशीन, जो कि सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 202 सब्जेक्ट कोड के अंतर्गत आता है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी एक हाइड्रोलिक मशीन जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल पंप भी कहते हैं। सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में हमने इससे पहले के भी वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था। इससे पहले की वीडियो लेक्चर में हम मशीन्स में अभी तक टरबाइंस के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं, और इसके जस्ट पहले वाले लेक्चर में हमने सेंट्रीफ्यूगल पंप मतलब अपकेंद्री पंप के बारे में डिस्कस किया था। अपकेंद्री पंप में विभिन्न कंपोनेंट यानी उनकी संरचना के बारे में हमने देखा था, और जो संरचना के साथ साथ जो उसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है यानी एक सेंट्रीफ्यूगल पंप किस प्रकार से कार्य करता है उसका अध्ययन किया था। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सेंट्रीफ्यूगल पंप में ही उसके विभिन्न प्रकार के जो शीर्ष होते हैं मतलब हेड होते हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे, और इनके साथ साथ जो सेंट्रीफ्यूगल पंप की विभिन्न प्रकार की जो दक्षताएं हैं उनको किस प्रकार से समझाया गया है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे हमने टरबाइन के केस में भी देखा था कि जो विभिन्न प्रकार के शीर्ष जैसे आपके ग्रॉस हेड, नेट हेड मतलब कुल शीर्ष और शुद्ध शीर्ष थे, और एफिशिएंसीज में भी हमने देखा था कि जो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी थी और जो आपकी मैकेनिकल एफिशिएंसी थी या जो आपकी ओवरऑल एफिशिएंसी थी उसको किस प्रकार से परिभाषित किया था। उसी प्रकार से अपकेंद्री पंप में भी हम उन एफिशिएंसीज को डिस्कस करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी जो अपकेंद्री पंप है उसमें विभिन्न प्रकार के शीर्ष कौन कौन से होते हैं और उनको किस प्रकार से हम समझा सकते हैं। तो अगर हम पहले इसके डायग्राम की ओर चलें, इससे पहले के लेक्चर में भी हमने इस डायग्राम से उसके कंपोनेंट को समझाया था और उसकी संरचना को समझाया था, और उसके साथ साथ वो किस प्रकार से कार्य करता है उसके बारे में भी देखा था। इस डायग्राम की हमने बात की थी इससे पहले के लेक्चर में। एक जनरल लेआउट है, इसमें जो भी कंपोनेंट है वो दिखाए गए हैं और वो वर्किंग प्रिंसिपल कैसे है उसके बारे में भी डिस्कस किया गया था। तो चलिए सबसे पहले हम इसी डायग्राम से पहले विभिन्न प्रकार के शीर्ष को समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर सेंट्रीफ्यूगल पंप में हम एक पहले शीर्ष की बात करें तो उसको हम बोलते हैं सक्शन हेड। सक्शन हेड या उसको सक्शन लिफ्ट भी कहा जाता है, या उसको चूषण शीर्ष या चूषण उत्थान भी कहा जाता है। तो सक्शन का सीधा सा मतलब है जो सक्शन पाइप है, या हम ये बात करें कि जो भी आपका ये पंप का सेंटर है और जो आपका जो संग्राहक पात्र है या जहाँ पे लेवल है उनके मध्य की जो ये वर्टिकल डिस्टेंस है, उनके मध्य की ये जो ऊर्ध्वाधर दूरी है उसी को ही हम बोलते हैं सक्शन हेड। इसी को हम बोलते हैं सक्शन लिफ्ट या इसी को हम बोलते हैं चूषण शीर्ष। मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक की एक वर्टिकल डिस्टेंस होती है और इसे हम डिनोट करते हैं HS। H का मतलब हेड से है और S का मतलब सक्शन से है। तो ये तो एक शीर्ष हुआ जिसको हम बोलते हैं सक्शन हेड। दूसरा शीर्ष इसमें डिफाइन होता है डिलीवरी हेड या डिलीवरी लिफ्ट या वितरण शीर्ष भी इसको बोला जाता है। तो वितरण शीर्ष का मतलब ये है, यह भी एक तरह का पाइप होता है जो कि कहाँ से कहाँ तक हम जोड़ते हैं, एक वर्टिकल पाइप जो कि इस पंप के सेंटर से जो भी आपका ये डिलीवरी पॉइंट है, सपोज यहाँ पे डिलीवरी पॉइंट है, उनके बीच की जो दूरी होती है वर्टिकल डिस्टेंस, इसी को हम बोलते हैं डिलीवरी हेड या इसी को हम बोलते हैं वितरण शीर्ष। और इसको हम दिखाते हैं HD से। H का मतलब हेड से है और D का मतलब आपका डिलीवरी से है। तो ये आपका दूसरा शीर्ष हुआ जिसको हम बोलते हैं डिलीवरी हेड या वितरण शीर्ष। तीसरे हेड की अगर हम बात करें, तीसरा हेड का होता है स्टैटिक हेड। स्टैटिक हेड का मतलब ये है कि जो भी आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप है वहाँ आपका जो भी संग्राहक है मतलब जो भी इनलेट पॉइंट है और जो भी आपका आउटलेट पॉइंट है, इनके मध्य की जो वर्टिकल डिस्टेंस होती है उसे हम बोलते हैं स्टैटिक हेड। सपोज हम इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक आपको अगर पानी पहुंचाना है और उनकी हाइट 10 मीटर वर्टिकल है, तो ये जो 10 मीटर है ये इसका स्टैटिक हेड कहलाता है। अगर दूसरे शब्दों में हम ये कोशिश करें समझने की कि जो स्टैटिक हेड होता है वो आपका जो सक्शन हेड है और जो आपका डिलीवरी हेड है इनके योग के बराबर होता है। तो इसको निकालने के लिए कोई दिक्कत नहीं होती है, तो इसको तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन जो अभी हम पढ़ेंगे तीसरे प्रकार का शीर्ष जिसको हम बोलते हैं मैनोमेट्रिक हेड मतलब दाबांतरीय शीर्ष। सेंट्रीफ्यूगल पंप में ये जो हेड है यही काफ़ी इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जनरली ये माना जाता है कि जो भी आपका जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है उसकी जो डिज़ाइनिंग होती है वो इस शीर्ष के हिसाब से डिज़ाइनिंग होती है। तो तीसरा हेड होता है आपका दाबांतरीय शीर्ष, मतलब तीसरा हेड अगर हम बात करें जिसको हम बोलते हैं मैनोमेट्रिक हेड। तो सबसे पहले हम मैनोमेट्रिक हेड को समझते हैं। तो
तो अगर हम एक समझने की कोशिश करें मैनोमेट्रिक हेड को, तो मैनोमेट्रिक हेड वो हेड है जिस पर ये पंप कार्य करता है। मतलब कुल मिला के हमें जिस हाइट तक पानी को पहुंचाना है उसमें आपकी वर्टिकल हाइट तो इंक्लूड होगी ही होगी, साथ में क्या होता है, साथ में आपकी जितनी भी हानियाँ होती हैं उसको भी हमें कंसीडर करना पड़ता है। क्योंकि अगर फ्लो होगा तो फ्लो में फ्रिक्शन की वजह से जो लॉसेज होंगे उसको जो कंपनसेट करेगा वो आपका पंप ही करेगा। तो सपोज अगर वर्टिकल हाइट 10 मीटर है और हमने 10 मीटर हेड के हिसाब से डिज़ाइन की, तो आपका लिक्विड वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा, क्योंकि 10 मीटर में से कुछ मीटर जो है वो आपका लॉस हो जाता है फ्रिक्शन की वजह से। तो इसीलिए जो पंप यहाँ जो भी आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप है उसकी जो डिज़ाइनिंग की जाती है वो हमेशा उससे ऊपर की जाती है, ताकि उसमें आपके जो लॉसेस भी कंसीडर हो जाएँ और आपकी वर्टिकल हाइट भी कंसीडर हो जाए और आपको डिलीवरी पर भी वेलोसिटी मिल पाए। तो अगर हम एक मैनोमेट्रिक हेड को समझने की कोशिश करें तो मैनोमेट्रिक हेड हम कैसे समझ सकते हैं। मैनोमेट्रिक हेड क्या होता है, मैनोमेट्रिक हेड जो स्टैटिक हेड है, मतलब ये हेड और ये हेड इनका सम तो होता ही होता है, साथ में यहाँ से और यहाँ तक जितने भी आपके लॉसेज होंगे उनको भी हम कंसीडर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो लॉसेज होंगे वो कौन कौन से होंगे। तो सबसे पहला जो लॉस होगा वो सक्शन पाइप में फ्रिक्शन की वजह से लॉस होगा, क्योंकि अगर ये हाइट है तो इसके साथ इस लॉस को भी हमें पंप में ऐड करना पड़ेगा ताकि इसको भी वो कंपनसेट कर पाए। ये तो ही हो गया सक्शन पाइप में जो फ्रिक्शन की वजह से लॉस। दूसरा अगर हम बात करें डिलीवरी में, तो ये हेड तो स्टैटिक था ही था, साथ में इस पाइप में भी जो लॉस होगा फ्रिक्शन की वजह से उसको भी हमें कंसीडर करना होगा। तो ये जो है फ्रिक्शन की वजह से लॉस डिलीवरी पाइप में। तीसरा लॉस क्या होता है कि जो एग्जिट है, एग्जिट पे सपोज आपको वेलोसिटी चाहिए v, यहाँ डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेशंस की जो मेरा डिलीवरी पॉइंट है उधर मुझे कितना डिस्चार्ज चाहिए। कहीं एप्लीकेशंस ऐसी होते हैं डिस्चार्ज ज़्यादा चाहिए होता है, कहीं एप्लीकेशंस ऐसी होते हैं कहीं डिस्चार्ज कम चाहिए होता है। तो ये कितना डिस्चार्ज चाहिए ये भी मैटर करता है कि आपकी पंप की डिज़ाइन पर। तो इसीलिए यहाँ पे एक और एडिशनल हेड को कंसीडर किया जाता है जिसको हम बोलते हैं V²/2G। मतलब आपको जितनी वेलोसिटी चाहिए उस वैल्यू से ये वैल्यू आपकी बढ़ती जाती है और वो पावर आपकी पंप पर डिज़ाइन की जाती है। तो हम अगर बात करें मैनोमेट्रिक हेड की, तो मैनोमेट्रिक हेड में स्टैटिक हेड तो है ही है, साथ में जितनी भी हानियां हैं उनको जोड़ दिया जाता है। इसको और कई प्रकार से भी हम डिफ़ाइन करते हैं, तो उसकी डेफिनेशन के हिसाब से हम इसको डिफ़ाइन करते हैं। तो चलिए, अभी तो ये हमने डायग्राम से समझा, अब इसकी लैंग्वेज में अगर हम एक बार देखें कि किस प्रकार से इसकी लैंग्वेज हम समझ सकते हैं। तो हम डिस्कस कर रहे थे आपका विभिन्न प्रकार के शीर्ष होते हैं उसके बारे में। तो यहाँ हम देखते हैं जो कि आपका है अपकेंद्रीय पंप में विभिन्न प्रकार के शीर्ष तथा दक्षता। तो अपकेंद्रीय पंप के लिए विभिन्न शीर्ष, पहले शीर्ष की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने दिखाई दिया था चूषण शीर्ष सक्शन हेड। यह जलाशय के स्तर तथा पंप केंद्र के मध्य की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई होती है। इसे चूषण उत्थान सक्शन लिफ्ट भी कहा जाता है तथा इसे HS से व्यक्त करते हैं। जैसा कि हमने डायग्राम में भी देखा था उसी पार्ट से यहाँ पे भी परिभाषित किया गया है। दूसरा हेड था आपका वितरण शीर्ष डिलीवरी हेड। यह पंप के केंद्र तथा वितरण बिंदु डिलीवरी पॉइंट के मध्य की ऊर्ध्वाधर दूरी होती है। इसे वितरण उत्थान डिलीवरी लिफ्ट भी कहते हैं तथा इसे HD से व्यक्त किया जाता है। HD मतलब डिलीवरी हेड। तो ये भी हमने उसी प्रकार से परिभाषित किया था। तीसरा आपका था जो कुल स्थैतिक शीर्ष। कुल स्थैतिक शीर्ष का मतलब था आपका टोटल स्टैटिक हेड, यहाँ स्टैटिक हेड भी कहते हैं। यह है चूषण शीर्ष HS तथा वितरण शीर्ष HD का कुल योग HS + HD होता है, अर्थात कुल ऊर्ध्वाधर ऊंचाई होती है जिस पर द्रव उठाया जाता है। मतलब ये एक वर्टिकल हाइट है जिस पर हमें लिफ्ट करना होता है। एक फ्लोर से किस फ्लोर तक की वर्टिकल हाइट है, यानी एक तरह से हम ये समझ सकते हैं कि जो स्टैटिक हेड है ये ग्रेविटी के अगेंस्ट में आपका होता है, केवल वर्टिकल डिस्टेंस जो है उसी को काउंट किया जाता है। और इसको हमने देखा ही था कि ये जो HS होता है ये HS + HD के बराबर होता है। और इसके बाद हमने जो एक इम्पोर्टेंट हेड था इसको हमने कहा था दाबांतरीय शीर्ष, मतलब मैनोमेट्रिक हेड। ये जो था आपका मैनोमेट्रिक हेड, यह है वह शीर्ष है जिस पर अपकेंद्रीय पंप कार्य करता है, अर्थात जिस पर हम इस पंप की डिज़ाइन करते हैं। इसे HM द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसे और भी कई प्रकार से परिभाषित किया जाता है। तो देखते हैं हम उसको किस किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। तो पहली कंडीशन से अगर हम परिभाषित करें, पहला है यह स्थैतिक शीर्ष तथा कुल द्रव्य शीर्ष हानियों के योग के बराबर होता है। जैसा हमने अभी भी डिस्कस किया था डायग्राम से कि स्टैटिक हेड और कितनी हानियाँ होती हैं उसमें उन दोनों के सम के बराबर होता है। द्रव्य शीर्ष हानियों में चूषण पाइप में घर्षण हानि, प्रदायी पाइप डिलीवरी पाइप में घर्षण हानि तथा वेग से शीर्ष हानि V²/2G होती है।
तो अगर दाबांतरी शीर्ष का फॉर्मूला लिखा जाए तो यह होता है कुल स्थैतिक शीर्ष और कुल द्रवीय हानियाँ, जो HM हमने डिनोट किया था दाबांतरी शीर्ष से, जो कि बराबर होता है HS स्टैटिक हेड, फ्रिक्शन की वजह से सक्शन पाइप में हानि, फ्रिक्शन की वजह से डिलीवरी पाइप में हानि, और एग्जिट पर हमें कितनी वेलोसिटी चाहिए, यहाँ कितना वेलोसिटी की वजह से हेड अवेलेबल है v²/2g के बराबर। तो इसमें और इसमें तो ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जितनी सक्शन पाइप की वर्टिकल है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको कैलकुलेट करने के लिए, फ्रिक्शन की वजह से लॉस कैलकुलेट करने के लिए हमने जो फ्लो थ्रू पाइप्स में डिस्कस भी किया हुआ है कि जो फ्रिक्शन की वजह से है वो कैसे हानि को ज्ञात किया जाता है। तो उसके लिए डार्सी-वेईसबैक इक्वेशन को यूज़ किया जाता है, जिसके लिए लॉस का फॉर्मूला हम लिखते थे 4FL_2 g/d। ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे F आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, L जो लेंथ है पाइप की, V उसमें वेलोसिटी कितनी है, और D उसका डायमीटर। तो यहाँ से हम सक्शन पाइप हो चाहे डिलीवरी पाइप हो, उसमें इस फ्रिक्शन की वजह से लॉस है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, और v²/2g मुझे कितनी वेलोसिटी अवेलेबल है वहाँ से वो कैलकुलेट हो जाती है। तो ये सारी वैल्यू जो कैलकुलेट होकर जो सम होगा उसी पर ही आपकी पंप की डिज़ाइन होती है, ताकि उसमें ये जो भी लॉसेज हैं वो भी कंपनसेट हो जाए और ये वर्टिकल हाइट भी अचीव हो जाए। तो ये दाबांतरी शीर्ष को कई और प्रकार से समझा सकता है। दूसरा अगर हम समझने की कोशिश करें, यह पंप के निकास पर कुल शीर्ष तथा पंप के प्रवेश पर कुल शीर्ष का अंतर होता है। मतलब एक तरह से इनलेट और एग्जिट पर जितना भी एनर्जीज में अंतर होगा इनमें, क्योंकि सब कुछ लॉसेज वगैरह अपने आप कंसीडर हो गए, क्योंकि ये एनर्जी लॉस से होकर गुजरी है लास्ट एनर्जी, तो जितनी भी है क्योंकि वो एनर्जी का जो डिफरेंस होगा वही आपका दाबांतरी शीर्ष के बराबर होता है। तो जहाँ पे अगर हम समझने की कोशिश करें तो P2/2g निकास पर दाब शीर्ष HD डिलीवरी हेड, V2²/2g निकास पर वेग शीर्ष, तो BD²/2g, Z2 आपका है आधार से पंप के निकास की ऊर्ध्वाधर दूरी, और इसी प्रकार से हम P1, V1 और Z1 को परिभाषित करते हैं। दूसरा था, अगर दाबांतरी शीर्ष को परिभाषित किया जाए तो इसको इस प्रकार से परिभाषित किया जाता है, प्रणोदक को दिए गए शीर्ष तथा पंप के प्रणोदक तथा आवरण में शीर्ष हानि के अंतर के बराबर होता है। जो मैनोमेट्रिक हेड है वो प्रणोदक के द्वारा दिया गया शीर्ष, जैसे ही प्रणोदक है यहाँ इसको हम बोलते हैं इम्पेलर पावर, इम्पेलर पावर कितनी है और उसके बाद जो लॉसेस कितने हैं, क्योंकि इम्पेलर पावर ज़्यादा होगी क्योंकि इम्पेलर पानी को पावर ज़्यादा देगा, और जैसे ही वो डिलीवरी पर पहुंचता है वो विभिन्न प्रकार के लॉस से होकर गुजरेगा, तो उससे भी हम मैनोमेट्रिक हेड को परिभाषित करते हैं। तो यहाँ से ये है प्रणोदक के द्वारा दिया गया शीर्ष, और ये है प्रणोदक तथा आवरण में शीर्ष हानि। तो इसको हम फॉर्मूले से भी दिखा सकते हैं। जब भी हम सेंट्रीफ्यूगल पंप में इम्पेलर पावर की बात करते हैं तो इस फॉर्मूले को यूज़ किया जाता है। ये जनरली जो है वेलोसिटी ट्रायंगल्स से इस्तेमाल निकलता है, जहाँ पे ये VW2 और ये जो U2 है वो एग्जिट, 2 का मतलब एग्जिट, VW2 का मतलब होता है निकास पर वर्ल वेलोसिटी, वर्ल, क्योंकि अगर हम एक वेलोसिटी ट्रायंगल बनाते हैं तो एक वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट होते हैं, एक वर्ल कंपोनेंट होता है, एक फ्लो कंपोनेंट होता है। फ्लो कंपोनेंट तो उसमें एंट्री के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, और जो वर्ल कंपोनेंट है वो घुमाने के लिए, भंवर के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो कभी भी इम्पेलर पावर की बात होती है तो इस फॉर्मूले को हम यूज़ करते हैं। U2 की अगर हम बात करें तो U2 आपकी जो निकास है या जो इम्पेलर का एग्जिट है उस पर टेंजेंशियल वेलोसिटी, इस U2 को भी हम डिफाइन करते हैं πd2n/60 से। अगर हमें U2 निकालना है तो D2 को कंसीडर करना पड़ता है। D2 का मतलब जो बाहरी व्यास है वहाँ पर टेंजेंशियल मतलब स्पर्शीय वेग कितना है, तो इस फॉर्मूले से हम इम्पेलर पावर को ज्ञात कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई आपकी विभिन्न प्रकार के जो शीर्ष हैं उसको कैसे परिभाषित किया गया। अब अगर हम बात करें जो आपका अपकेंद्रीय पंप की विभिन्न प्रकार की दक्षताओं के बारे में, एफिशिएंसीज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। एफिशिएंसीज की जहाँ तक अगर हम बात करें तो टरबाइन और पंप हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो टरबाइन और पंप है वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। टरबाइन के रनर माना जाता है और जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है उसमें जो रोटेटिंग एलिमेंट है उसको इम्पेलर बोला जाता है। तो टरबाइन के केस में क्या होता है, पानी द्वारा रनर पर कार्य किया जाता है, मतलब पानी रनर को घुमाता है, लेकिन जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है उसमें जो इम्पेलर है वो पानी को घुमाता है। तो दोनों में अपोजिट हैं, तो एफिशिएंसीज का जो क्रम होता है वो दोनों में अपोजिट होता है। टरबाइन के केस में सबसे पहले जो हमने देखा था वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि जो सबसे पहले जो सबसे मैक्सिमम पावर होती है वो हाइड्रोलिक पावर होती है, कि जो कि टरबाइन के
इनलेट पर अवेलेबल होती है। इस हाइड्रोलिक पावर से रनर को घुमाया जाता है, तो रनर पावर होती है, और इस रनर पावर से टरबाइन की शाफ्ट को घुमाया जाता है जो कि शाफ्ट पावर होती है। तो अगर टरबाइन की बात करें तो हाइड्रोलिक पावर, सीक्वेंस की बात करें तो हाइड्रोलिक पावर, रनर पावर और शाफ्ट पावर। लेकिन अगर हम पंप की बात करें तो इसमें जो सीक्वेंस है वो उल्टा होगा। उल्टा इसलिए होता है क्योंकि सबसे पहले जो विद्युत मोटर की शाफ्ट से पंप की शाफ्ट को जोड़ा जाता है, क्योंकि सबसे पहले जो पावर हमें मिलती है वो पंप की शाफ्ट पर पावर मिलती है, तो उसे हम शाफ्ट पावर कहेंगे। पंप की शाफ्ट से जो पावर है वो ट्रांसमिट होती है इम्पेलर पर, तो उसे हम इम्पेलर पावर कहते हैं। और इम्पेलर से जो पावर है वो जाती है आपकी पानी पर, पानी को पावर मिलती है जिसको हम हाइड्रोलिक भी बोल सकते हैं, जिसको हम मैनोमेट्रिक हेड, क्योंकि यही मैनोमेट्रिक हेड है, एक तरह से हाइट है, शीर्ष है, पानी का कितना शीर्ष हमें चाहिए, वो पावर आपकी तरह से वाटर पावर ही होती है, हाइड्रोलिक पावर होती है। तो सीक्वेंस में होता है, तो इसी प्रकार से हम उसकी एफिशिएंसीज को परिभाषित करते हैं। तो अगर हम एक बार देखें, अपकेंद्रीय पंप में विद्युत मोटर की शाफ्ट को, यहाँ अगर हम देखें, यहाँ अगर हम बात करें अपकेंद्रीय पंप में विद्युत मोटर की शाफ्ट से पावर पंप की शाफ्ट तक संचरित होती है, ट्रांसमिट होती है, तथा पंप की शाफ्ट से शक्ति प्रणोदक इम्पेलर तक संचरित होती है, प्रणोदक से शक्ति पानी को संचरित होती है। इस प्रकार के क्रम में शक्ति पावर पंप के शाफ्ट से प्रणोदक तथा पानी की ओर घटती होती है। सीधी सी बात है, क्योंकि जो पावर है उसमें रिडक्शन होगा। ये रिडक्शन आपके कई प्रकार से फ्रिक्शनल लॉसेस की वजह से होते हैं, कई प्रकार जो मैकेनिकल हैं, शाफ्ट और इम्पेलर आपस में जुड़े हुए हैं तो उनके बीच के जो पार्ट्स हैं उनमें घर्षण की वजह से हानि हो सकती है, केसिंग में हानि हो सकती है, कई प्रकार से हानियाँ हो सकती हैं। तो ये जो क्रम है वो घटता जाता है, और उसी हिसाब से हम दक्षताओं को डिफाइन करते हैं, जिसे निम्न प्रकार की दक्षताओं द्वारा समझा जा सकता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहली जो एफिशिएंसी होती है उसे हम बोलते हैं दाबांतरीय दक्षता, जिसको हम बोलते हैं मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी। मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी का मतलब मैनोमेट्रिक हेड से ही है, क्योंकि जो आउटलेट है, आउटपुट है, वो मुझे मैनोमेट्रिक हेड चाहिए होता है। कितनी हाइट, कितने लॉसेस से होकर पानी गुजर रहा है वो डिज़ाइन की जाती है, उसे हम मैनोमेट्रिक हेड कहते हैं। तो मैनोमेट्रिक हेड जो होता है यानी दाबांतरीय शीर्ष HM, तथा ये जो दाबांतरीय शीर्ष मिलता है वो हमें इम्पेलर से ही मिलता है। तो सीधी सी बात है, इम्पेलर पर पावर ज़्यादा होगी और ये मैनोमेट्रिक हेड वो आपका कम होगा, क्योंकि बीच में कुछ लॉसेज होंगे, केसिंग में लॉसेज होंगे या फ्रिक्शन की वजह से लॉसेज होंगे। तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं, दाबांतरीय शीर्ष HM तथा प्रणोदक के द्वारा दिया गया शीर्ष का अनुपात दाबांतरीय दक्षता कहलाती है। तो मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी को हम डिफाइन करते हैं HM, हमने पहले भी डिस्कस किया था, मैनोमेट्रिक हेड, और इसको हमने डिवाइड कर दिया इम्पेलर पावर से, तो इसको हम बोलते हैं मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी। इम्पेलर पावर को अगर हम हेड की टर्म्स में डिफाइन करते हैं, चूँकि ये HM आपका मीटर में आएगा तो इसके नीचे भी हम मीटर में डिफाइन करना होता है। तो ये हमने VW2 × और अपॉन G, ये इम्पेलर पावर होती है शीर्ष की टर्म में, इतना इम्पेलर द्वारा पानी को शीर्ष दिया जाता है। तो यहाँ से ये जो फॉर्मूला डिराइव्ड होता है ये आपकी मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है। दूसरी अगर हम बात करें दक्षता की, दूसरी दक्षता है आपकी यांत्रिक दक्षता। यांत्रिक दक्षता मैकेनिकल एफिशिएंसी, यानी पंप की शाफ्ट पर शक्ति प्रणोदक पर उत्पन्न शक्ति से अधिक होती है, क्योंकि शाफ्ट के बाद आपका इम्पेलर है तो शाफ्ट पर पावर ज़्यादा होगी, इम्पेलर पर पावर कम होगी, अतः प्रणोदक पर शक्ति तथा पंप की शाफ्ट पर शक्ति का अनुपात ही यांत्रिक दक्षता कहलाता है। इनमें हो सकता है कई सारे मैकेनिकल कंपोनेंट आपस में जुड़े हुए हों जिनमें घर्षण की वजह से क्षति होती हो, तो जो शाफ्ट पर पावर है वो अगर 100 है सपोज, तो वहाँ इम्पेलर तक 100 पावर नहीं पहुँच पाती, बीच में विभिन्न प्रकार के लॉस होते हैं। तो यही दक्षता डिफाइन होती है, आप मिनिमम कितना लॉस कर सकते हो, जितने मिनिमम लॉस होते जाएंगे उतनी आपकी दक्षता आपकी बढ़ती जाएगी। तो यांत्रिक दक्षता को हम डिफाइन करते हैं इम्पेलर पावर अपॉन शाफ्ट पावर। तो इम्पेलर पावर अपॉन शाफ्ट पावर, इसको अगर एक फॉर्मूले के रूप में हम देखें तो इम्पेलर पावर, यदि शाफ्ट पावर जनरली किलोवाट में डिफाइन होती है, किसी भी पंप की शाफ्ट पावर किलोवाट में डिफाइन है, तो अगर ये शाफ्ट पावर किलोवाट में है तो ऊपर जो इम्पेलर पावर है उसको भी हम किलोवाट में डिफाइन करते हैं, क्योंकि ये VW2 U2 अपॉन G एक मीटर था, और इसको हम अगर किलोवाट में परिभाषित करें तो इसको हम W मतलब वर्क डन बाय इम्पेलर पर सेकेंड से क्या होगा, इसको W से गुणा करेंगे। तो ये आपका मीटर था, W आपका होता है न्यूटन, तो न्यूटन इंटू मीटर, और अगर हम बात करें पर सेकंड, क्योंकि वर्क डन बाई इम्पेलर पर सेकंड, तो ये हो जाता है जूल, न्यूटन पर मीटर जूल, और सेकंड मतलब सेकंड, तो जूल पर सेकंड ये आपका होता है वॉट, और इसको हमने 1000 से डिवाइड कर दिया तो ये वैल्यू आपकी किलोवाट में आती है।
तो अब यहाँ पे अगर शाफ्ट पावर किलोवाट में है तो ये पूरी की पूरी जो इम्पेलर पावर है वो भी आपकी किलोवाट में डिफाइन है। तो यहाँ से हम इम्पेलर पावर, शाफ्ट पावर अगर किलोवाट में है तो हम मैकेनिकल एफिशिएंसीज को यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तीसरा अगर हम बात करें समग्र दक्षता, ओवरऑल एफिशिएंसी। ओवरऑल एफिशिएंसी का मतलब है कि हमें शुरू में कितना इनपुट हुआ और बाद में हमें कितना आउटपुट मिला, बीच में क्या होता है, किस प्रकार के लॉस होते हैं, उससे हमें मतलब एक तरह से जो फाइनल है और एक तरह से जो लास्ट है उन चीज़ों के बारे में देखा जाता है। तो अगर हम बात करें एक सेंट्रीफ्यूगल पंप में पावर में जो इनपुट पावर होती है वो आपकी होती है शाफ्ट पावर। सबसे पहले जो पंप की बात करें तो शाफ्ट पावर होती है और सबसे लास्ट में जो है वो हमें हाइट चाहिए होती है, जो कि आपका एक तरह से मैनोमेट्रिक हेड। उस हाइट में लॉसेस भी काउंट किए जाते हैं, इसलिए हम उसको मैनोमेट्रिक हेड कहते हैं। तो इनपुट तो पार्ट शाफ्ट की पावर हुआ और आउटपुट आपका मैनोमेट्रिक हेड हुआ। तो ओवरऑल एफिशिएंसीज में टोटल आउटपुट अपॉन इनपुट। तो आउटपुट की बात करें यहाँ पे हम देखें, यह पंप के निकास पर शक्ति, दाबांतरीय शीर्ष तथा पंप के प्रवेश पर शक्ति, शाफ्ट पावर का अनुपात होता है। तो दाबांतरीय शीर्ष HM हमने पहले भी डिफाइन किया था और शाफ्ट पर शक्ति। तो अगर शाफ्ट पर शक्ति किलोवाट में है तो इस HM को भी हम किलोवाट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जैसे हमने पहले कन्वर्ट किया था, सॉरी ये 1000 है, 100 नहीं है। तो ये HM आपका मीटर में है, W आपका न्यूटन है और पर सेकंड की बात होती है तो ये आपका वॉट आ जाता है और 1000 से डिवाइड करते ही किलो में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ से अगर शाफ्ट पावर किलोवाट में है तो इसको भी किलोवाट में इस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से जो है वो हम ओवरऑल एफिशिएंसीज को कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले के द्वारा। दूसरा अगर हम बात करें जो आपकी ओवरऑल एफिशिएंसी होती है, सबसे पहले बात करें ओवरऑल एफिशिएंसी होती है, सपोज मैनोमेट्रिक हेड है आपका तो वाटर पावर मान लिया अपॉन शाफ्ट पावर, मैंने यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई किया आपका इम्पेलर पावर और फिर डिवाइड किया वापस से इम्पेलर पावर से। तो अगर हम देखें तो सबसे पहले वाटर पावर अपॉन इम्पेलर पावर इसको कंसीडर किया जाए तो ये आपका क्या था, वाटर पावर मतलब मैनोमेट्रिक हेड और इम्पेलर पावर, यही आपकी थी मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी, यही आपकी थी मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी गुणा इम्पेलर पावर अपॉन शाफ्ट पावर, ये आपकी थी मैकेनिकल एफिशिएंसी। तो यहाँ पे भी जैसे टरबाइन के केस में भी फॉर्मूला बना था कि जो ओवरऑल एफिशिएंसीज होती है वो हाइड्रोलिक एफिशिएंसीज और मैकेनिकल एफिशिएंसी का मल्टीप्लिकेशन होता है। इसी प्रकार यहाँ पे भी जो ओवरऑल एफिशिएंसीज होती है वो मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी और मैकेनिकल एफिशिएंसीज का प्रोडक्ट होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कई न्यूमेरिकल्स में अगर एक एफिशिएंसीज दी हुई हो या दूसरी कैलकुलेट करनी हो तो इस फॉर्मूले को हम यूज़ करते हैं। तो अभी के इस लेक्चर में हमने विभिन्न प्रकार के शीर्ष को डिस्कस किया और विभिन्न प्रकार की जो दक्षताएं हैं उनको डिस्कस किया। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार एग्जाम्स में ये पूछा जाता है कि एक सेंट्रीफ्यूगल पंप में विभिन्न प्रकार की दक्षताओं को समझाइए या विभिन्न प्रकार के शीर्ष को समझाइए, तो हम इस प्रकार से इसको परिभाषित कर सकते हैं।